झारखंड बोर्ड क्लास 9 के बच्चों का आज मॉडल प्रश्न पत्र विज्ञान के साथ हम हाजिर हैं। आज हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस के सभी मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि कुल 40 प्रश्नों का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। बहुत कम समय बचा है बाबू, तो बिना देरी किए हुए विद्यार्थी जी लोग हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना। इसका प्रश्न उत्तर करना। चलिए, तो ये तो हम लोग को पता है 24-25 का ये मॉडल सेट है जो कि आगामी परीक्षा में पूछने जाने वाला है। 1.5 घंटा का समय मिलेगा आप लोगों को। 1.5 घंटा में सारा प्रश्न का उत्तर कर देना है। OMR शीट पर आप लोग को काम करना है। कहाँ बाबू? OMR शीट पे गोल गोल बनाना होगा, उसमें नाम वगैरह सब जो है OMR शीट पर ही भरा जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा अच्छा से भरिएगा, क्योंकि एक बार OMR शीट में गलत हो जाने के बाद पुनः उसको सुधार पाना मुश्किल है। चलिए, हम लोग सब्जेक्ट साइंस के साथ हम लोग आते हैं। सभी प्रश्न कुल 40 होंगे, है ना। इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया है। क्या अंक मिलेगा बाबू? 2 अंक। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया हुआ है, सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक ऋणात्मक नहीं है, यानी कि कोई अंक काटा नहीं जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इसको इंग्लिश में दिया हुआ है। देयर आर द 40 क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए है। फॉर द ऑप्शन आर गिवन ऑन द बिलो। तो इसमें जो है हिंदी करो या इंग्लिश करो, बात बराबर है, ठीक है। दोनों में इसमें आपको क्वेश्चन उपलब्ध है ना। वीड्स अफेक्ट्स द क्रॉप प्लांट्स बाय। वीड्स जो है यानी कि खरपतवार, वो जो है एक प्लांट को इफेक्ट करता है। किलिंग ऑफ प्लांट फील्ड बिफोर द ग्रो, है ना। बढ़ने से पहले ही प्लांट को मार देता है। डोमिनेटिंग द प्लांट टू ग्रो, पौधे को बढ़ने के लिए हावी कर देता है। या कंप्लीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्स ऑफ द क्रॉप प्लांट काउजिंग लो विजिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो है बाबू आपका राइट ऑप्शन सी ही होगा। यानी कि खरपतवार फसलों के पौधों को प्रभावित करते हैं, तो फसलों को विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी कि जो हम खाद पानी डालते हैं बाबू, उसमें वो फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और उसके तत्वों की कम उपलब्धता होती है, जिससे पोषक तत्व वो ले लेते हैं। कौन? खरपतवार। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा, उत्तर होगा। आगे चलते हैं। हम लोग हिंदी से भी देख रहे हैं, इंग्लिश वाला को बाद में देखा जाएगा। पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है ना। पोल्ट्री पक्षी जो विदेशी नस्ल में अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं? व्हाइट लेगर वायलर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा, व्हाइट लेगार्न। व्हाइट लेगार्न जो है बाबू, ये ऐसा पोल्ट्री पक्षी है यानी कि मुर्गी है जो कि अधिक अंडा देता है, आगे देती है। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतावली प्रजाति है? इसमें पढ़ के बताना है कि मधुमक्खी का प्रजाति में से कौन एक इतावली प्रजाति है। तो ये जो एपिस मेलिफेरा, ये जो है इतावली प्रजाति है। बारूद क्या है? बारूद क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, तरल है। तो बारूद जो है बाबू वो मिश्रण है। बहुत सारे तत्वों का मिश्रण होता है उसमें, है ना। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई जाती है। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह क्या है? तो वो है द्रव्य की अनवरत का नियम, अनस्वरता का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, अव्युत्कर अनुपात का नियम। तो इसमें जो है बाबू स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कितना हो मिलाएंगे, है ना, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन का ही मेल होगा। तो यानी कि स्थिर अनुपात का नियम यहाँ पे लगता है। तो कोई भी है, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो या हाइड्रोजन
ऑक्साइड हो, है ना, जल का रासायनिक सूत्र हो, किसी में तो एक जो है निश्चित अनुपात में ही वो लोग मिलता है कोई भी पदार्थ। तो यहाँ पे स्थिर अनुपात का नियम सही होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितना गुना होता है? तो ये तो बताया गया था बाबू कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? तो ये लगभग 2000 गुना होता है। कितना गुना होता है बाबू? 2000 गुना, है ना। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा? तो चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं बाबू? दूरी बटा समय। तो दूरी यहाँ कितना है? 8। अब बटा समय हम लोग कितना देंगे? 1 से भागा देंगे, क्योंकि है 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, तो 8 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग सब दे के देखते हैं। 16 को भागा देंगे 2 से, तब भी हमको 8 ही होगा। 24 को भागा देंगे 3 से, 8 3 24, यानी कि ये जो दूरी समय ग्राफ जो दिया हुआ है, इससे चाल जो हम लोग को निकल के आता है वो कितना आता है बाबू? विद्यार्थी जी 8 मीटर पर सेकंड। एनी डाउट? नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल और वेग दोनों अचर होते हैं? नहीं, चाल और वेग दोनों चर होते हैं। चाल चर और वेग अचर। चाल अचर और वेग चर होते हैं। हाँ, ये सही है। उसका हमेशा जो है दिशा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन चाल तो कम बेसी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होता है और वेग जो है वो चर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें से गलत युग्म को हम लोग को देखना है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, एकदम सही है। हाँ, नहीं, क्लोरोप्लास्ट जो है वो कोशिका का रसोई घर नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का रसोई घर है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि 9 का ए सही ऑप्शन होगा। चलिए उत्तर क्वेश्चन 9 का ए। आगे बढ़ते हैं। रूट हेयर यानी कि पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। पौधे के मूल रोम जो है वो मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। विसरण द्वारा, अंतःशोषण द्वारा, परासरण द्वारा। तो ये जो है बाबू ये परासरण द्वारा जो है मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करती है, परासरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? ये डी नंबर में क्यों टिक हो जा रहा है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। अच्छा ये ले, अब केवल ये हो गया। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? तो पढ़ के देखते हैं हम लोग कौन नहीं है ना। यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। नहीं, यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये नहीं करता है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। हाँ, ये जो सी नंबर ऑप्शन है बाबू ये सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यानी कि 11 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर में परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था? तो परमाणु के नाभिक का खोज कौन किया था बाबू? हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कि रदरफोर्ड जो है सोने का पतली पन्नी लिया था और ओकरा पर अल्फा कण से बमबारी किया था, तो बहुत सारा पार हो गया और कुछ किरण वापस आया, जिससे वो जो है परमाणु के नाभिक का खोज कर दिया था। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं बाबू परमाणु संख्या समान है जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो उसको हम लोग कहेंगे समस्थानिक, यानी कि बी नंबर जो है हम लोग का सही ऑप्शन होगा। वो एक ही स्थान पर रहता है ना। परमाणु संख्या एक है तो स्थान तो उसका एक ही रहेगा पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए उसको समस्थानिक कहते हैं। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कक्षा
3 में सेल की अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये तो बाबू एकदम आसान चीज है कि कक्षा 3 में सेल का अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ये आप लोग अपने से उत्तर कमेंट में कीजिएगा। ऐसे ही सेल नंबर 1, इसको सेल नंबर 2 और कक्षा 3, तो ये जो हमको 3 नंबर कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए तो कक्षा 3 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये आप लोगों को बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वह कितना 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी, है ना, कि 10 मीटर कितना है। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं बाबू। F बराबर होता है ma, है ना, तो वहीं से हम लोग यहाँ पे A का मान निकाल लेंगे, है ना। ये त्वरण दिया हुआ है तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या है? F बराबर होता है ma। क्या होता है? ma। तो यहाँ पे हमारा F दिया हुआ है 1 न्यूटन, 1 इक्वल टू m भी 1। तो हमको A कितना मिल जाएगा? A, तो इधर अगर जब हम 1 को डिवाइड में भेजते हैं तो A बराबर भी हमको क्या मिल जाएगा? 1/1, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से ये जो क्या है त्वरित होगा। तो त्वरण जो है इसका क्या हो जाएगा बाबू? डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि 15 का डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के दर से जो है इसका त्वरण की गति होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ चाल नहीं होगा बाबू, चाल नहीं। F बराबर a में, और a जो है यहाँ पे वो क्या कहलाता है? a त्वरण कहलाता है। तो यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरण की गति होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए, जड़त्व का गुण क्या है? जड़त्व का गुण किसी वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण सब वस्तु में होगा कि किसी वस्तु में कैसे होगा? तो यह प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु स्थिर रहेगा तो स्थिर रहेगा, और गतिशील रहेगा तो गतिशील ही रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इसलिए प्रत्येक वस्तु पर नियम लागू होता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। आगे चलते हैं। किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? तो हम लोग तो बल बराबर यहाँ जानबे करते हैं कि F बराबर होता है ma, है ना। तो F बराबर ma, 6 चौका 24, तो 24 न्यूटन इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन होगा। नहीं समझ में आया? चलिए देख लेते हैं। F बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं बाबू? ma, यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है 6 किलोग्राम, है ना, और त्वरण भी हमको यहाँ दिया हुआ है 4। तो 6 चौका 24, और 24 है ना किलोग्राम पर सेकेंड। तो 24 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहेंगे? 24 न्यूटन। तो हमको यहाँ क्या आ जाएगा बाबू? 24 न्यूटन। कोई दिक्कत? चलिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन, जाइलम किससे बना होता है? जाइलम किससे बना होता है? ट्रैकिड से, वाहिकाएं से, ये दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम जो है बाबू ये दोनों से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि उत्तर होगा। चलिए, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन किसको किसको जोड़ती है बाबू? हड्डी को जोड़ती है ना। तो इसको जोड़ती है टेंडन, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। तो टेंडन जो है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, है ना। हाथ में से 2 लंबा हड्डी यहाँ से उखड़ गया। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है ना? कौन सा कारण इसमें हो सकता है? कंकाल की मांसपेशियों का ऊतक का टूटना, है ना, लिगामेंट टूटना।
तो दो हड्डी को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ये जो है लिगामेंट का टूटना सही ऑप्शन होगा, है ना। चलिए, दो लंबी हड्डी उखड़ गया है, इसका लिगामेंट टूट गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है ना, और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हम लोग परमाणु संख्या समझते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। यानी कि 23 में से अगर जो हम लोग 12 घटा देते हैं बाबू, है ना, ये दोनों जोड़ के हम लोग को क्या मिलता है, ये। तो यहाँ पे हम लोग मिल जाएगा 2 में से 1, यानी कि 11 जो है इसमें प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा। और जितना प्रोटॉनों की संख्या रहता है उसी को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो इसमें 11 नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 11 यानी कि 21 का हमारा कौन सा नंबर सही होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आ गया विद्यार्थी जी, क्या करना है? किसी तत्व के परमाणु में द्रव्यमान संख्या कितना है, 23। तो द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के जोड़ को। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या निकाल लेंगे, है ना। द्रव्यमान संख्या में से 12 घटा देंगे, आ जाएगा 11। और जितना प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए, थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल है, समय तो लगेगा ही, फिर भी जितना हो सके हम लोग फास्ट करने का प्रयास करते हैं। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू 273 केल्विन बराबर होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से 273 माइनस कर दो, जो बच गया वही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 27 डिग्री। अब कहेगा कि सर इतना फास्ट कैसे कर दिया, तो देखिए यहाँ भाई करो, 300 माइनस 273 डिग्री। अब घटा दो बाबू, 1 दाही 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया कितना 9, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया खत्म। तो यानी कि हमको कितना ऑप्शन आ गया, 27 डिग्री। तो 27 डिग्री इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्या है, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। तो 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी, तो मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बटा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, इसका द्रव्यमान कितना है 96 ग्राम, है ना। लेकिन 1 ग्राम कार्बन का कितना होता है द्रव्यमान, 12, 12 8 96, कितना हो गया 8। तो यानी कि मोलों की संख्या कितना हो गया बाबू 8। तो इसमें हम लोग किसको टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को। बात समझ में आ गया, क्या होता है कि मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है, और सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान मतलब का कि कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 और दिया हुआ द्रव्यमान 96। तो ये हो गया द्रव्यमान बटा सापेक्ष द्रव्यमान, काट देंगे कितना आ गया बाबू 8। 8 जो है हमारा मोलों की संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही ऑप्शन होगा। हम लोग पढ़े हैं 2 कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि r का स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में भी रहेगा, ठीक है। तो 2 कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी कि F बराबर Gm/r² हम लोग लिखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरह से, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि G बराबर, है ना, कैपिटल Gm बाई देखो r²। r² जो है वो नीचे हो गया, व्युत्क्रम हो गया, और यही जो है 2 कणों के बीच की दूरी बराबर r होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, इस पे क्वेश्चन भी दिया होगा कि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो तो इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर हो, तो यानी कि 2r हो जाएगा, r बराबर बाबू, और सब उसी को मान हम लोग वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
जी बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर बराबर का होगा आर बराबर 2r, दुगुनी है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जी एम बट्टा 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि जी एम बट्टा, है ना, 2 दूना की 4 बट्टा आर स्क्वायर। तो देखिए इतना जो है जीएम बटा आर स्क्वायर, इतना का वैल्यू कितना होता है बाबू, यहाँ लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बटा कितना बच गया यहाँ 4, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 4, काटेंगे इसको, 4 दूना की 8, 2 बच गए, 1 बचा 18 और 9 दूना की 18, है ना, कितना हो गया 4 दूना की 8, 1 बच गया 18, तो 18 4 चौका 16, 4 होगा ना बाबू, 4 चौका 16, 2 बच के 20, 5 चौका 20, यानी कि 2.45, तो 2.45 जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आज समझ गया क्या होता है ना। जी बराबर होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर जो है दुगुनी दूरी है, यानी कि आर जो है 2r है, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो जी एम बाई आर हो जाएगा आर स्क्वायर, और 2 दूना की 4, और जी एम बटा आर स्क्वायर बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये जानते हैं हम लोग पृथ्वी का गुरुत्व है त्वरण। तो जी का वैल्यू जो है वो हम लोग लिख दिए 9.8 मीटर पर सेकेंड, और उसको 4 से भागा लगाएंगे, आ जाएगा 2.45। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 की ओर। किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व बराबर है। आपेक्षित घनत्व मतलब क्या होता है बाबू, है ना, तो परमाणिक पदार्थ का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व। जो परमाणिक पदार्थ का घनत्व है, प्रमाणिक किया हुआ है कि इतना घनत्व इतना सेंटीमीटर में इसको रहता है, और उसको अभी जो प्रेजेंट हमारे पास पदार्थ है उसका घनत्व से भागा दे देंगे, तो वही आपेक्षित घनत्व के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। 26 का डी, कि पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व, उल्टा हो गया बाबू, है ना। ये जो है ऑप्शन नंबर ये होगा, है ना, क्या पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व, तब ना हम उसको आपेक्षित घनत्व के बराबर निकालेंगे, है ना। आपेक्षित घनत्व मतलब जो अभी का घनत्व है, तो पदार्थ का घनत्व और बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 26 का ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो लिनियस द्वारा कौन सा नामकरण प्रणाली है बाबू, एक पदी, वर्नाकुलर, है ना, और क्या है द्विपदी और बहुपदी। तो ये द्विपदी है बाबू, है ना, ये द्विपदी टाइप में वो नामकरण करता है, एक जाति से स्पेसीज से लेता है और एक प्रश्न लेता है। तो इस तरह से वो बाइनोमियल करके किसी का नामकरण करता है ना। जैसे कि मटर का नाम हो, आदमी का नाम होमो सेम्पियंस, तो सेम्पियंस जाति से, होमो मानव का, तो ये जो है होमो सेम्पियंस, ये द्विपदी वो नामकरण विकसित किया है लिनियस द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो है यही चीज है, जीनस, है ना। तो 28 का जो है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो वर्गीकरण का मूल इकाई जो है बाबू 28 का वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रजाति, स्पेसीज, है ना, उसी से वर्गीकरण करता है मूल इकाई का। चलिए आगे बढ़ते हैं 29। एंजियोस्पर्म पौधे की क्या विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता तो हम लोग जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं कि फल में बंद बीज होता है। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फल में बंद बीज होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो हम लोग जानते हैं बाबू CaOH का होल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें और सही ऑप्शन होगा, CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 का डी नंबर। 31, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाया, कुल्ली की क्षैतिज रेखा पर 10 मीटर चलता है, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य जो है बाबू, ऐसा में हमेशा 0 होगा। ये तो हम लोग पढ़े हैं, यह बात समझते हो। जैसे मान के चलो कि ये जो है एक कुल्ली है ना, अब सीधा सा बनाते हैं कुल्ली,
थोड़ा देख लेते हैं, तो लोग को समझा देते हैं, टाइम तो थोड़ा लगेगा, इंतजार करो। ठीक है, देखिए ये मान के चलिए कि हमारा कुली है, ये सीधा खड़ा है ना, और ये कपार पर बोझा लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बल किसके विरुद्ध लगा रहा है, इधर नीचे की ओर, है ना, और ये चल रहा है आगे की ओर ऐसे, है ना, और इस पे जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा बल क्या लगेगा बाबू, W बराबर किया गया कार्य जो लिखाता है वो होता है बल, है ना, गुने विस्थापन, विस्थापन गुने कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा होता है, तो विस्थापन का यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ओवर। ठीक है, तो इतना हम लोग समझते हैं। तो बल क्या है बाबू, बल, बल बराबर, है ना, अरे W बराबर बल गुने विस्थापन, यानी कि F गुने S, और इसको हम लोग फिर लिख देते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ देखो तो ये आगे की ओर चल रहा है, तो इसके विरोधी कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का, यानी कि कॉस 90 डिग्री हम रखेंगे, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है बाबू, 0। अब इधर हम कुछ भी रख दें, कितना हो बल लगा देगा, कितना उठा लेगा, 50 मीटर 200 मीटर चल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन 0 से करेंगे तो वो कितना जूल का कार्य करेगा, 0, यानी कि इसके अनुसार वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, किसके विरुद्ध, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, है ना। तो 0 जूल उसको लगेगा कार्य करने में। ठीक है, बात समझ में गया। cos 90 डिग्री 90 डिग्री की समझेगा, जैसे कपार पर बोझा ले लिया है तो वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो यानी कि जो गुरुत्वीय बल है उससे तो वो 90 डिग्री के पर ना काम कर रहा है बाबू, तो ये cos थीटा जो हो गया 90 डिग्री, इसीलिए वो 0 हो गया। तो इसका जो कार्य करने, जो कुल कार्य किया वो क्या हो गया, 0 जूल, है ना। तो ये ऐसे टाइप में आपको कितना हो क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ 50 केजी लिख दे, 100 केजी लिख दे, 10 मीटर की जगह पर 50 मीटर लिख दे, तो ऐसा अगर जब बोलेगा कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कुली द्वारा कार्य किया गया है, तो हमेशा क्या हो गया, 0। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1 किलोग्राम वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होती है जब इसकी चाल होगी। तो इसकी चाल क्या होगी बाबू, ये हम लोग अभी निकाल लेते हैं, है ना। तो सूत्र हम लोग के क्या होता है, सूत्र से चलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इजकल टू, है ना, इजकल टू क्या होता है, 1/2 mv², है ना, और यही जो है हम लोग को काम आने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बाबू, 1, यह ना जूल है, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब का काइनेटिक एनर्जी, तो 1 बराबर 1/2 mv², तो मास कितना 1, अब गुने v², हमको तो यह निकालना है चाल। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 से 1 में गुना करेगा 1, और 2 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर v², है ना। अब खाली v बराबर निकालेंगे, ओनली फॉर v बराबर निकालेंगे बाबू, तो रूट अंडर हो जाएगा 2, और रूट अंडर 2 का वैल्यू सब कोई रूट निकालने जानता है, 1.414। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 1.414 कहीं ऑप्शन है नहीं, 4.4, तो 1.414 के लगभग नजदीक ये हमारा है, यानी कि 1.44 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 की ओर। इधर है बाबू थोड़ा क्या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा समय लगेगा ही। चलिए देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। अरे बाबू, पावर बराबर शक्ति बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर W/T, यही नहीं जानते हैं। चलिए तो उस पर लगा देते हैं, पावर P बराबर W/T। तो W/T हम लोग जानते हैं, तो W यहाँ कार्य कितना कर रहा है, 2500 जूल बट्टा 5 सेकेंड, काटो इसको, 25, यानी कि कितना आ गया बाबू, 500। तो 500 वाट
क्या आंसर है? 250, 125 नहीं, 500 नहीं है, इसको किलोवाट में बदल के देखते हैं। तो किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए बाबू, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.5, क्या हो गया? 0.5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मिटा लेते हैं और इसको जब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो मेरे पास क्या बचा? 5/10। अभी 10 जो है एक अंक के बाद इधर पॉइंट देगा, यानी कि 0.5। तो 0.5 किस चीज में हो गया? किलो वाट में। जब 1000 से हम लोग भागा दे दिए 1000 से तो किलो वाट में हो गया, यानी कि ये बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, 0.5 किलो वाट। निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है? काला जार जो है एक रोग है बाबू, बुखार लगता है उसमें, वो किसके कारण होता है? तो 34 का जो सही ऑप्शन है वो हम लोग को हो जाएगा डी, यानी कि लिस्मेनिया के द्वारा होता है ना। लिस्मेनिया जो है एक कारण है काला ज्वार होने का, है ना। आगे चलिए 35 नंबर, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? रोगजनक, हार्मोनल संतुलन, एलर्जी, चयापचय विकार, है ना। तो ये जो है हमारा रोगजनक के द्वारा होता है एक संक्रामक रोग। आगे बढ़ते हैं 36 में, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की नली में गमन करती है, किसके द्वारा गमन करती है? सोनिक बूम जैसे एक सरल रेखा में, नली में बार बार परावर्तन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता का कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? तो ये जो है बाबू 17.2 मीटर होना चाहिए श्रोता की कम से कम दूरी, ध्वनि परावर्तन करने वाली सतह से। तो हमको जो है वो इको सुनाई देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 38, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो हम लोग जानते हैं जी कि ठोस में जो है वो सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल होती है, तो इसमें स्टील जो है वो सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये ठोस है इसमें सबसे ज्यादा चाल होगा। 39, सौर विकिरण गर्म करता है, सौर विकिरण किसको गर्म करता है? 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, है ना। जल निकाय, जल निकाय मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा समुद्र वगैरह, तालाब वगैरह, उसके तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोस्फेयर मेनली, ऑक्सीजन जो है वो रिटर्न होता है एटमोस्फेयर मेनली, है ना। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रेस्पिरेशन, फोटोसाइंथेसिस और फंगी। तो फोटोसाइंथेसिस द्वारा न होता है जब ऑक्सीजन रिटर्न, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका सी होगा, सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोग 40 का 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और एग्जाम दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए, देखिए।